हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित इकाई 3। आपका यूनिट तीसरी यूनिट है, आपकी थर्ड यूनिट, पूर्णांक इंटीजर्स। आज हम इसका परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। देखिए, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पूर्णांक है तो पूर्णांक के बारे में जानना होगा कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक क्या होता है? यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में जीरो और मिला दें, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक अंक और मिला दें तो क्या बन जाता है? पूर्णांकों का समूह बन जाता है। या लिखेंगे यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक अंक यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाए, तो वह पूर्णांकों का समूह बन जाता है। आपने सबसे पहले पढ़ा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। जो आपकी गिनती वाले नंबर होते हैं, गिनती वाली संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में मैं जीरो और मिला दूं तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में मैं ऋणात्मक अंक और मिला दूं तो ये क्या बन गए? ये बन गए पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं क्या? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो मिला दे, शून्य मिला दे तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक अंक मिला दे तो पूर्णांकों का समूह बन जाता है। मतलब ये पूर्णांक है। ये कैसे हैं? ये आपके हैं धनात्मक अंक। कैसे है? ये धनात्मक अंक है। ठीक है, ये जीरो है, न धनात्मक है न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक और न ही ऋणात्मक। न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। चलिए, अब ये नंबर है आपके ऋणात्मक अंक। कैसे हैं? ऋणात्मक अंक। ये आपके ऋणात्मक अंक हो गए। अब हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। आप पूर्णांकों को संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, हम कैसा करेंगे? आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा, या आपने एक संख्या रेखा बनानी। ठीक है, इसमें आप
कहीं भी एक पॉइंट लेंगे 0, हमने एक पॉइंट ले लिया है, बीच में 0 ले लिया। अब 0 से आप क्या करेंगे, अगर आप बाएं साइड चलेंगे, बाएं साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो इधर माइनस के अंक होंगे। कैसे होंगे, माइनस के। समान दूरी पर हम ये लगा सकते हैं, अंक लिख सकते हैं, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है। अगर आप ये होगी आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम बाएं साइड में चलेंगे तो ऋणात्मक अंक होंगे। अब संख्या रेखा पर अगर हम दाएं साइड में चलेंगे तो इधर होंगे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव अंक होंगे, इधर धनात्मक अंक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अंकों की संख्या बहुत बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये जितने पॉसिबल हो आप उतने अंक घटा बढ़ा सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे, ये है 0, यहां क्या है, ये 0, ठीक है, मतलब 0। ये आपके हैं क्या, धनात्मक अंक, धनात्मक अंक। ये धनात्मक अंक हो गए, पॉजिटिव नंबर। अब ये हो गया आपके ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक अंक। अब हम पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, या लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है, एक ऐसा पूर्णांक होता है प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए हुए पूर्णांक में, जिसे दिए हुए पूर्णांक में, दिए हुए पूर्णांक में, जिसे दिए हुए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है, योगफल 0 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए हुए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। यही योगात्मक प्रतिलोम है, यही योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम है। या करके हम लिखेंगे, अथवा डेफिनेशन को इस तरह से लिखेंगे, या लिखेंगे किसी भी पूर्णांक का, अथवा किसी भी पूर्णांक का, किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं और प्राप्त गुणनफल को
और प्राप्त गुणनफल को योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं फर्स्ट पॉइंट लिखा है। देखिए मुझे निकालना है 5 का योगात्मक प्रतिलोम, 5 का योगात्मक प्रतिलोम। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए मैंने बताया उसमें -1 से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? 5 की आप -1 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -5। क्योंकि क्या बताया है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए हुए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल क्या आता है? 0 आता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि 5 में अगर आप -5 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से -5 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, आपको निकालना है क्या? निकाल लेंगे 22 का योगात्मक प्रतिलोम, 22 का योगात्मक प्रतिलोम, 22 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 22 में -1 से गुणा कर दूंगा, 22 में -1 पे गुणा करने पर माइनस का 22 हो जाएगा, -22। अब यहां लिखेंगे क्योंकि आप क्या करेंगे? 22 में अगर आप -22 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ऐसा पूर्णांक जिसमें उसका अपोजिट पूर्णांक जोड़ने पर योगफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको आप योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। लिखेंगे नोट, 0 का, 0 मतलब शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, शून्य ही होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। निरपेक्ष मान, देखिए किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान क्या होता है? तो यहां लिखेंगे किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसका, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसका संख्यात्मक मान होता है, उसका संख्यात्मक मान होता है। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसका संख्यात्मक मान होता है। यह चिन्ह प्लस पॉजिटिव अथवा माइनस नेगेटिव से निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसका संख्यात्मक मान होता है। यह चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। देखिए जिसे मापांक, ब्रैकेट में लिखो मॉडुलस, मॉडुलस
भी कहते हैं, जिसे मापांक मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक, देखिए ये प्लस अथवा माइनस से किस तरह से निरपेक्ष होता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, आपको निकालना है 5 का निरपेक्ष मान, 5 का निरपेक्ष मान। तो 5 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 5 का निरपेक्ष मान, ये निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है। 5 का निरपेक्ष मान मतलब मॉडुलस भी बोल सकते हैं इसको आप। 5 का निरपेक्ष मान क्या आ जाएगा, +5। ठीक, अब आपको निकालना है -5 का निरपेक्ष मान, -5 का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। तो -5 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, ये निरपेक्ष मान का चिन्ह है, ये है -5 का निरपेक्ष मान, मॉडुलस 5, मॉडुलस 5। तो ये क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि क्या किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसका क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। 5 का निरपेक्ष मान क्या है, 5, -5 का निरपेक्ष मान क्या है, 5। यह चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है, मतलब प्लस वाले का भी प्लस आएगा, माइनस वाले का भी प्लस आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है 0 का निरपेक्ष मान, 0 का निरपेक्ष मान। 0 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा भाई, 0 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 0, 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 0। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर योग संक्रिया के परगुण। पूर्णांकों के योग संक्रिया के परगुण में आप पढ़ेंगे योग का संवरक नियम। योग का संवरक नियम क्या होता है, देखिए यहां लिखेंगे, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर उनका योगफल सदैव, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर उनका योगफल सदैव पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ये पहले तो लिखेंगे आप यहां, यही योग का संवरक नियम है, यही योग का संवरक नियम है, यही योग का संवरक नियम। देखिए एग्जांपल लेंगे, आपके पास में पूर्णांक है 5, +5 लेंगे, +5 में आप -3 अगर जोड़ते हैं तो देखिए 5 में से 3 घटाने पे कितना आएगा, +2 आएगा, +2, जो क्या है, पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है। मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, ये फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर उनका योगफल क्या आता है, पूर्णांक आता है। सेकंड भाग देखिए, अब की बार हमने क्या लिया, -3 लिया और -2 लिया। -3 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के क्या आएगा, 5, माइनस के 5 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट में देखिए, आप 0 में अगर -3 जोड़ दें तो 0 में -3 जोड़ने पे -3 आएगा, तो -3 क्या है, पूर्णांक है। -3 क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर उनका योगफल भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो यही योग का संवरक नियम है। अब पढ़ेंगे योग का कर्म विनिमय नियम। योग का कर्म विनिमय नियम क्या होता है, कि दो पूर्णांकों को
किसी भी क्रम में जोड़ने पर, दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनके योगफल में, दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही योग का कर्म विनिमय नियम है, यही योग का कर्म विनिमय, यही योग का कर्म विनिमय नियम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, आपके पास में कोई पूर्णांक है ए में दूसरा पूर्णांक हमने जोड़ दिया बी। अब की बार हमने क्या किया, इनको क्रम बदल के लिखा, पहले के स्थान पे दूसरा कर दिया, दूसरे के स्थान पे पहला कर दिया, तो इनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, आपने लिया 3 प्लस का 3 और लिया माइनस के 2, ठीक। अब की बार क्या किया, माइनस का 2 शुरू में लिख लिया और प्लस का 3 बाद में लिख लिया। 3 में से 2 घटा दूंगा, बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचा, 1, ठीक है। और 3 में से 2 घटा दिया, 1 बचा, तो इनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आया, इनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब देखिए, आप लेंगे माइनस का 6 और माइनस का 5 बराबर, अब फिर इसको क्रम बदल के लिखा, -5 प्लस -6, ठीक है। देखिए -6 ये हो गया और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी, कैसा हो गया, माइनस के चिन्ह की प्लस के चिन्ह में गुणा करते हैं तो माइनस का 1 ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5, अब ये कितना हो गया, -5। अब -6 की इस प्लस में गुणा कर दूंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस, तो -6 और -5 माइनस के 11, ये कैसा हो गया, माइनस का 11, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही योग का कर्म विनिमय नियम है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, यदि आप -1 की आप +1 में गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा -1, और आप -1 की -1 में गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा +1। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम क्या होता है, यानी कि तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर, तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नहीं होता है। यही योग का साहचर्य नियम है, यही योग का साहचर्य नियम है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास में तीन पूर्णांक है
तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया प्लस का 3, प्लस का 3। अब आप ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में एक लिया आपने माइनस का 2 और एक लिया प्लस का 4, ठीक। अब आप ध्यान देंगे, अब की बार आपने क्या किया, पहले पूर्णांक को हमने अलग लिया, अब हमने दो पूर्णांक -2 और +4 एक ब्रैकेट में अलग रख लिए, ठीक। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम शुरू के दो पूर्णांक एक साथ रखेंगे, ये हो गया प्लस का 3 और प्लस माइनस का 2, ठीक, और प्लस -4। अब देखेंगे कि इनके योगफल में कोई परिवर्तन आता है या नहीं, समझेंगे। देखिए ये हो गया प्लस का 3 +3, अब इस प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 4 बराबर है, ये +3 है, ये -2, ये +4। देखिए 4 और 3 7, 7 में से 2 घटा दिए कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 4 3 7, 7 में से 2 घटा दिया कितना हो गया 5। तो मतलब तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो उनके योगफल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम एक और देख लेंगे, देखिए आपने लिया 2 प्लस का 2 प्लस 3 और +4, हमने पहले पूर्णांक को अलग लिया, दो पूर्णांकों को एक ब्रैकेट में एक साथ रख दिया। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, पहले दो पूर्णांकों को एक साथ रखेंगे, तीसरे को अलग रखेंगे। चलिए अब ये देखिए, ये हो गया 2 है प्लस का, अब देखिए प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2 और प्लस की प्लस में गुणा करूंगा तो कैसा हो जाएगा प्लस, और इस प्लस की प्लस में गुणा करूंगा तो प्लस, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 4 9, 5 4 9, और ये कितना हो गया 9। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही योग का सहचर्य नियम है। अब पढ़ेंगे अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। तो लिखेंगे क्या होता है कि किसी भी पूर्णांक के ठीक बाद वाला, किसी भी पूर्णांक के ठीक बाद वाला पूर्णांक उसका क्या, देखो उसकी अनुवर्ती संख्या, ऐसे लिखो अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं, उत्तरवर्ती, ठीक। मतलब किसी भी पूर्णांक के ठीक बाद वाला पूर्णांक उसके अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या तथा ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला पूर्णांक उसकी पूर्ववर्ती, उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है।
देखिए हमें क्या करना है, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही बात है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, हमें निकालना है क्या, यानी को 5 की अनुवर्ती संख्या, 5 की अनुवर्ती संख्या, 5 का मतलब +5 है, प्लस कभी लिखा नहीं जाता, प्लस छिपा रहता है। 5 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या एक ही बात है। 5 में 1 जोड़ दे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी, 5 + 1 = 6। सेकंड पॉइंट देखिए, अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे -6 की अनुवर्ती संख्या। तो इसकी अनुवर्ती संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए -6 में अगर आप 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 1, 1 में से 6 घटा दिया -5, तो -6 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, -5। अब थर्ड पॉइंट आप देखिए, हम निकाल लेंगे क्या, निकालिए आप, लिखेंगे 23 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकलेगी, 23 में से आप क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो 23 - 1, 23 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 22। अब आप क्या करेंगे, -23 फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, -23 की पूर्ववर्ती संख्या, -23 की पूर्ववर्ती संख्या। तो -23 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, देखिए -23 में से आप 1 घटा देंगे, माइनस और माइनस को अगर आप जोड़ोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24। तो -23 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, -24। अब हम पढ़ेंगे कोष्ठकों ब्रैकेट्स का प्रयोग। हमारे मैथमेटिक्स में सामान्यतः किन किन ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं तो देखेंगे। तो यह है इसका प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक, और यहां लिखेंगे नाम। देखिए ये होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है, रेखा कोष्ठक। तो इसको आप पढ़ते हैं रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको विनकुलम, विनकुलम। ये है छोटा कोष्ठक, इसको पढ़ते हैं आप छोटा कोष्ठक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट। अब ये है आपका मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, इसको आप पढ़ते हैं, या तो इसको बोलते हैं आप ब्रेसिस, ब्रेसिस बोलते हैं, या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, ठीक। अब यह है नंबर 4, इसको पढ़ते हैं हम बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। इसको बोलते हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैथमेटिक्स में मोस्टली आपके ये ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक है, ये नाम है। इसको बोलते हैं हम रेखा कोष्ठक, विनकुलम। ये क्या है, छोटा कोष्ठक, राउंड ब्रैकेट। ये है मझला कोष्ठक, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेसिस,
या कर्ली ब्रैकेट। ठीक, ये क्या है, बड़ा कोष्टक या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, हम पढ़ेंगे बोर्डमास का नियम। इसको हम कोक का भागु योग का नियम भी कहते हैं। देखिए बोर्डमास लिखेंगे आप, लिखिए ऐसे यहां लिखिए BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को हम लिखते हैं क्या, लिखेंगे ब्रैकेट। बोर्ड मास B का मतलब ब्रैकेट्स, B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। कोष्टक कैसे होता है, ऐसे होता है कोष्टक। ठीक, O का मतलब ऑफ, O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ यहां लिखेंगे का, ये भी क्या हो गया, का हो गया। ठीक है, अब D का मतलब लिखेंगे डिवीजन। D का मतलब डिवीजन, डिवीजन होता है भाग, ये भाग का चिन्ह होता है आपका। ठीक, M का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, ये क्या हो गया, गुणा का चिन्ह है आपका। ठीक है, अब A का मतलब एडिशन, योग, ये है आपका योग। ठीक, ये योग का चिन्ह हो गया आपका। ठीक, अब ये हो गया, S का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होता है घटाना, ये आपका घटाना का चिन्ह हो गया। एक बार आप और देख लीजिए, बोर्डमास का नियम, कोका भागु योग का नियम। ठीक, B का मतलब ब्रैकेट होता है कोष्टक, ये कोष्टक होता है। O का मतलब ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, ये हो गया का। ठीक, D का मतलब डिवीजन, भाग, ये हो गया भाग का साइन है, भाग का चिन्ह है। ठीक, M का मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणा, ये गुणा का चिन्ह है। A का मतलब एडिशन, योग, ये प्लस का चिन्ह है, योग का चिन्ह है। S का मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना, ये घटाना का चिन्ह है। और आप ध्यान देंगे, इसलिए इसको कोका मतलब कोष्टक, का मतलब का, भा मतलब भाग, भा का मतलब भाग, और गु का मतलब गुणा, और योग का मतलब योग, और घ का मतलब घटाना। इसलिए इसको कोका भागु योग का नियम भी कहते हैं। अब बोर्डमास की सहायता से हम दो एग्जांपल करेंगे। दो एग्जांपल हमने लिए हैं, बुक से ही लिए हैं, आपकी एक्सरसाइज से। चलिए हम इन दो एग्जांपलों को करते हैं। देखिए इसको आप किस तरह से हल करेंगे। दिया है 20 प्लस, ये आपका मजरे कोष्टक के अंदर दिया है 9 - 5 प्लस 6 - 4, ये है आपका छोटा कोष्टक। देखिए बोर्डमास की सहायता से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बोर्डमास का नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो गया 20 प्लस, चलिए ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये हो गया 9 - 5। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को देखेंगे। सबसे पहले 6 में से 4 घटा दिया, कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब ये हो गया 20 प्लस। अब आप इस ब्रैकेट को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करते हैं। चलिए अब देखिए ब्रैकेट हमने खत्म कर दिया, ये हो गया 9 - 5 प्लस का 2। अब आप देखेंगे ऑफ का मतलब गुणा, आपके पास नहीं है।
ऑफ का मतलब इनटू में ही होता है का, डी का मतलब डिवाइड, भाग नहीं है इसमें, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अब का ए का मतलब ऐड का मतलब योग है, तो योग कर लेंगे, सबको योग कर लेंगे आप, 20 और 9 29 और 2 31, तो जोड़ लेंगे 20 9 29 और 2 31, 31 माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे लास्ट में, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटा देंगे, 31 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 26, तो इसका आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। एग्जाम्पल 1 का जो आंसर आया है वो 26 आया है। अब हम दूसरा लेंगे, देखिए इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 16 प्लस ये दिया है मझला कोष्टक, ब्रेसिस या करली ब्रैकेट्स, देखिए ये हो गया 1 प्लस इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 16 में से 3 घटा दिया कितना होगा 13, गुणा में दिया है 4। अब देखिए आप यहां लगाते हैं क्या, बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई, देखिए 6 प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया, 13 चौका 52, इसको आप जोड़ देंगे, 52 और 1 53 हो गया, कितना हो गया 53। चलिए इसको ब्रैकेट से थोड़ा बाहर कर लेंगे, 16 प्लस 53, जोड़िए इनको, ये कितना होगा 6 और 3 9, 5 और 1 6, तो कितना हो गया 69। तो इस वाले जो आपका एग्जाम्पल है इसका आंसर आया है 69। आशा है आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 3।